हेलो स्टूडेंट्स। आज तुम्हारे सामने ये डीके गोयल की बुक है। इस डीके गोयल की बुक में चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के अंदर हम देखेंगे ट्रू एंड फॉल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है ट्रू फॉल्स में, इज इट कंपल्सरी टू हैव ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि जब भी हम पार्टनरशिप का फॉर्मेशन करते हैं तो पार्टनरशिप का फॉर्मेशन किससे होता है? एग्रीमेंट से। और एग्रीमेंट दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स के बीच में होता है पार्टनरशिप का फॉर्मेशन करने के लिए। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या है इसमें, ट्रू फॉल्स में क्या बताना है कि इट इज़ कंपल्सरी टू हैव ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग। तो क्या ये कंपलसरी है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट राइटिंग में हो? नहीं, ओरल भी तो हो सकता है ना। तो कंपलसरी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। सेकंड, द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन बी कंडक्टेड इवन बाय वन पार्टनर। एक बिजनेस को चलाने के लिए सपोज कीजिए 5 से 6 पार्टनर है, 6 पार्टनर सपोज कीजिए। तो इसमें ये कह रहा है कि क्या बिजनेस को चलाने के लिए, कंडक्ट मतलब चलाने के लिए, क्या एक पार्टनर भी पूरे बिजनेस को चला सकता है? यस, बिल्कुल चला सकता है। तुमने 11वीं क्लास के अंदर पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। तो वहाँ पे तुमने 4 तरह के पार्टनर पढ़े हैं, जिसमें एक पार्टनर है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर क्या करता है? बिजनेस के अंदर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ठीक है ना। और बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट और लॉस में भी शेयर करता है, लेकिन वो बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता। बाकी पार्टनर पार्टिसिपेट करेंगे, एक्टिव पार्टनर पार्टिसिपेट करते हैं, स्लीपिंग पार्टनर पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ये कह रहा है कि क्या बिजनेस एक पार्टनर के द्वारा चलाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल चलाया जा सकता है। या तो पार्टनर सभी, या तो पूरा बिजनेस सभी पार्टनर मिलकर के चलाएंगे, या उनमें से एक या दो मिलकर के चलाएंगे। तो इसमें ये कह रहा है कि क्या एक पार्टनर बिजनेस चला सकता है? तो इसका आंसर होगा यस, चला सकता है। तो ये बिल्कुल एकदम क्या है? ट्रू है, ट्रू। थर्ड, करंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स आर मेंटेन्ड अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो बेटा, मैंने तुमको बता रखा है कि कैपिटल को मेंटेन करने के 2 मेथड होते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में हर पार्टनर के लिए 2 अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग के केस में केवल एक ही अकाउंट बनता है हर पार्टनर का, वो है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट तो बनता ही नहीं, करंट अकाउंट तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से बनता है। फ्लक्चुएटिंग में तो केवल एक ही बनता है, कैपिटल अकाउंट। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। करंट अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंडर में नहीं बनता, फॉल्स। तो लिखा है फोर्थ, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड द पार्टनर्स हैव टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉस इन द प्रोपोर्शन टू कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। ये कह रहा है कि अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड का मतलब होता है कि जब तक क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए तो पार्टनर जो अपना प्रॉफिट, जो भी पार्टनर होते हैं वो अपना प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं किस रेशियो में? इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। नहीं, कैपिटल रेशियो में तो नहीं शेयर करते। तुमने देखा होगा कि एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था कि प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस के अंदर पार्टनरशिप एक्ट 1932 हर पार्टनर के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, हर पार्टनरशिप फर्म के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, जिसमें ये लिखा गया है कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। लेकिन इसमें तो क्या क्या लिखा हुआ है? कैपिटल रेशियो। तो कैपिटल रेशियो तो नहीं होता, तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स हो जाएगा। इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। पांचवा, द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए, अगर रिटर्न एग्रीमेंट में लिखा है तो बिल्कुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर देंगे 6% पर एनम। अगर रिटर्न एग्रीमेंट में नहीं लिखा तो किसी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में कहीं नहीं लिखा कि रिटर्न एग्रीमेंट है या नहीं है, तो ऐसे में अजम्पशन करना है कि रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। तो अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो किसी भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा। तो नहीं किया जाएगा, तो ये तो कह रहा है कि 6% अलाउ किया जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स, अलाउ नहीं किया जाएगा। 6, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय ए पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने एडवांस बाय ए पार्टनर टू द फर्म शैल बी पेड इवन इफ देयर इज लॉस इन द बिजनेस। ये कह रहा है कि अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रखा है तो पार्टनरशिप फर्म उसको इंटरेस्ट ऑन लोन तो पे करेगी। हाँ, बिल्कुल करेगी। तो ऐसे केस में भी पे करेगी कि इवन इफ, चाहे फर्म को क्या हो जाए? लॉस। हाँ, बिल्कुल पे करेगी भाई। चाहे पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस, इंटरेस्ट ऑन लोन हर पार्टनर को देना ही पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन कैसा खर्चा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के केस में चाहे पार्टनरशिप बिजनेस को लॉस ही क्यों ना हो जाए, पे करना ही पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा, ट्रू। सेवेंथ, अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड एनी एडिशन टू कैपिटल विल बी शोन इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ, तो बिल्कुल ठीक बात है। ये कह रहा है कि अगर मान लो कि पार्टनर की कैपिटल फिक्स है, एनी एडिशन टू कैपिटल, सपोज कीजिए कि कोई पार्टनर फ्रेश कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी पार्टनर के द्वारा लाई जाने वाली कैपिटल को क्या हम कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे? हाँ, बिल्कुल दिखाएंगे। चाहे करंट अकाउंट में थोड़ी ना दिखाएंगे। फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, ये दो ट्रांजेक्शन ऐसी है कि कैपिटल अकाउंट फिक्स होते हुए भी कैपिटल अकाउंट के अंदर ही दिखाई जाएंगी। ठीक है। आठवां, द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड। क्या पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है? नहीं। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर जो भी पार्टनर होंगे, हर पार्टनर की लाइबिलिटी कैसी होगी? अनलिमिटेड होगी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर बिजनेस की लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाए और एसेट्स कम हो जाए, यानी बिजनेस इंसॉल्वेंट हो जाए, तो उस केस के अंदर सारी आउटसाइडर लाइबिलिटी का पेमेंट किया जाएगा। और आउटसाइडर लाइबिलिटी का पेमेंट अगर पार्टनरशिप बिजनेस के सभी एसेट्स को बेच करके नहीं किया जा रहा है, तो पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को मार्केट में बेच करके लाइबिलिटी का पेमेंट किया जाएगा। यानी बात घर तक पहुंच जाएगी। अगर बात घर तक पहुंच जाएगी तो इसका मतलब है कि लाइबिलिटी पार्टनर की कैसी होती है? अनलिमिटेड। तो लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, अनलिमिटेड होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा, फॉल्स। नाइन्थ, इफ़ ए फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन बाय ए पार्टनर, ठीक है, फिक्स अमाउंट मतलब ड्रॉइंग्स कर रहा है कोई पार्टनर, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख में अगर कोई पार्टनर फिक्स अमाउंट निकाल रहा है, देन इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट इज चार्ज फॉर 6.5 मंथ्स, 6.5 महीने का, 6 होल नंबर 1/2 मंथ्स। यस, बिल्कुल ठीक है ये आंसर इसका। मैंने तुमको बता रखा है कि अगर कोई पार्टनर किसी पैटर्न में किसी टाइम इंटरवल के सेम टाइम इंटरवल के बाद फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, तो उसकी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है अगर रिटर्न एग्रीमेंट में लिखा है तो। और उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था एवरेज पीरियड निकालने का। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू होता है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। तो इसमें अगर तुम देखोगे तो इस एवरेज पीरियड में कितना आएगा? 6.5 आएगा। अगर कोई पार्टनर हर महीने की पहली तारीख में पैसा निकाल रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो एवरेज पीरियड कितना आएगा? 6.5। तो इसका आंसर एकदम क्या है? ट्रू है। पार्टनरशिप बिजनेस में बी स्टार्टेड विदाउट ए पार्टनरशिप डीड। यस, पार्टनरशिप डीड की जरूरत ही नहीं है। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है? रिटर्न एग्रीमेंट। तो रिटर्न एग्रीमेंट, क्या बिना रिटर्न एग्रीमेंट के भी पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है? यस, बिल्कुल। ओरल एग्रीमेंट भी तो हो सकता है ना पार्टनर्स के बीच में। तो ये क्या है? ट्रू एकदम। 11th, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। नहीं। अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रखा है, तो पार्टनरशिप फर्म उस पार्टनर को इंटरेस्ट पे करेगी उसके लोन पर, और उसके लोन पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट कभी भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पे ट्रांसफ़र नहीं करते। इनफैक्ट पार्टनर का एक सेपरेट लोन अकाउंट बनाया जाता है, उस लोन अकाउंट के अंदर ही पार्टनर को दिया जाने वाला इंटरेस्ट क्रेडिट करते, ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल अकाउंट पे ट्रांसफ़र नहीं करते। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म कैन बी 50। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, ये एकदम सही है। ये कह रहे हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, 50 ही होते हैं, 50 से ज़्यादा नहीं होते। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर याद रखना। और ये बात कहाँ लिखी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 होंगे? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन नंबर 463, 463वें सेक्शन में जाके ये बात लिखी हुई है। नेक्स्ट, each partner carrying on the business is the principal as well as agent for all the other partners। ये बिल्कुल ट्रू है। ये कह रहा है कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितने भी पार्टनर होते हैं वे सब एक दूसरे से जो रिलेशनशिप रखते हैं, एक दूसरे से जो संबंध होता है उनका, वो किस प्रकार का होता है, किस तरह का होता है? प्रिंसिपल होते हैं एक दूसरे के, और साथ ही साथ क्या होते हैं? एजेंट। जब मैंने तुमको पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ाई थी, समझाई थी, तो मैंने तुमको डेफिनेशन इस तरह से लिखवाई थी, अगर तुम्हारे याद हो, कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो मैं ये जो बाद वाली लाइन बोलता हूँ, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल,
कैरिड बाय ऑल, या तो बिजनेस सभी के द्वारा चला जाएगा, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर पार्टनरशिप के अंदर कुछ पार्टनर बिजनेस चलाएंगे, बाकी कुछ पार्टनर बिजनेस नहीं चलाएंगे, वे अपना कुछ और काम करेंगे लेकिन बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ऐसे रिलेशनशिप को हमने बोलते हैं प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट रिलेशनशिप, और इसको हमने शॉर्ट में बोला था म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी। तो एकदम ट्रू है, डेफिनेशन में ये बात लिखी हुई है, ट्रू है एकदम। 14, if the partnership deed is silent, interest at the rate 6% per annum would be charged on the drawings made by the partner। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 6% पर एनम के हिसाब से चार्ज की जाएगी। नहीं, अरे 6% पर एनम तो छोड़ो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर रिटर्न एग्रीमेंट में नहीं लिखा या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट 15, द बैलेंस ऑफ ए पार्टनर कैपिटल अकाउंट डिक्रीजेज विद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। एकदम ट्रू है, बिल्कुल सही है, एकदम ट्रू है ये। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम जानते हैं कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड ट्रांसफ़र किया जाता है, और वो चीज़ें, वो सारे आइटम्स जो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा, उससे कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी? पार्टनर की घट जाएगी, तो डिक्रीज हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैपिटल को घटा देता है, ट्रू है एकदम। 16, देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म। रेस्ट्रिक्शन है भाई, 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो ये फॉल्स है। ये कह रहा है कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हम कह रहे हैं 50 मैक्सिमम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कंपलसरी। नहीं, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना क्या कंपलसरी है? तो आंसर है नो। अगर आप कोई पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप अपनी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करा भी सकते हैं, और नहीं भी, ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। 18, इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द रेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज टू बी गिवन 12% पर एनम। ये फॉल्स है, 12% थोड़ी ना, 6% है, वो तो सब जानते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हम सब जानते हैं, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उस पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट का जो परसेंटेज होगा वो 12% नहीं, कितना होगा? 6% पर एनम। तो ये क्या है? फॉल्स है। 19 देखिए, द लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज लिमिटेड टू द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई हिम। ये फॉल्स है। ये कह रहा है कि किसी पार्टनर की लायबिलिटी केवल उतनी ही मानी जाएगी जितनी उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखी है बिजनेस के अंदर। मतलब अगर बिजनेस के अंदर इंसॉल्वेंस हो जाए, बिजनेस में लॉस हो जाए, और इतना बड़ा लॉस हो जाए कि बिजनेस की जो लायबिलिटी है वो बिजनेस के एसेट्स को बेच करके पे ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या पार्टनर की लायबिलिटी केवल उतनी तक मानी जाएगी जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखा है, केवल वो जीरो हो जाएगा, इससे ज़्यादा लायबिलिटी पार्टनर की नहीं बनती। तो आंसर है फॉल्स। नहीं, पार्टनर की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। अरे कैपिटल जितना लगा रखा है बिजनेस के अंदर, अगर वो ख़त्म भी हो जाएगा तो भी पार्टनर को पे करना पड़ेगा अपनी लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी का पेमेंट पार्टनर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच करके किया जाएगा। तो ये क्या है? फॉल्स है इसका आंसर। कैपिटल तक सीमित नहीं है पार्टनर की लायबिलिटी, उससे ऊपर है, उसके बियॉन्ड है। इसके बाद आता है हमारा 20, ईच पार्टनर कैन एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म। यस, हर पार्टनर फर्म के बिहाफ पर कोई भी एक्ट कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है। हर पार्टनर के पास राइट्स एंड ड्यूटीज़ होते हैं। सॉरी, ये फॉल्स लिख दिया, ट्रू है इसका आंसर। एट लीस्ट 3 पार्टनर्स आर नीडेड टू फॉर्म ए पार्टनरशिप फर्म। ये सब जानते हैं कि कम से कम 2 की ज़रूरत होती है, 3 की नहीं। ये फॉल्स हो जाएगा। पार्टनरशिप इज एस्टेब्लिश्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। येस, पार्टनरशिप का फॉर्मेशन, एस्टेब्लिशमेंट म्यूचुअल एग्रीमेंट से ही होता है। अगर एग्रीमेंट ही नहीं होगा तो एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी पार्टनरशिप। सब जानते हैं पार्टनरशिप का फॉर्मेशन करने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? एग्रीमेंट की। तो ट्रू है। पार्टनरशिप फर्म हैज़ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। नहीं, पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म दोनों अलग अलग नहीं होते। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो दोनों एक होते हैं, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों क्या होते हैं? एक होते हैं। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों अलग अलग होते हैं, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों क्या होते हैं? एक होते हैं। अच्छा, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं? कंपनी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ, ठीक है ना। लेकिन पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के केस के अंदर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों क्या है? एक है, ठीक है, सेपरेट नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये सेपरेट नहीं है भाई, एक ही है। 24, इफ़ ए पार्टनर
इफ़ ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड इट इंक्रीज हिज कैपिटल। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर पार्टनर की कैपिटल डेबिट हो जाएगी तो पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, घट जाएगी, बढ़ेगी नहीं, इंक्रीज नहीं होगी, क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो उसका आंसर क्या होगा, फोर्स। और 11वीं क्लास में तो रूल पढ़ ही रखा है ना, मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा, कैपिटल घटेगी तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो ये तो कह रहा है कि कैपिटल अगर डेबिट होगा तो बढ़ेगी नहीं, घटेगी। तो आंसर, उसका आंसर क्या होगा, फोर्स। नेक्स्ट, इफ़ ए पार्टनर डिवोट्स मोर टाइम टू द फर्म ही इज़ एंटाइटल फॉर सैलरी। एंटाइटल का मतलब होता है राइट टू रिसीव, पाने का अधिकार। ये कह रहा है कि अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के अंदर ज़्यादा समय दे रहा है, डिवोट मतलब समर्पित करना, समय देना, ज़्यादा समय दे रहा है, तो क्या उसको सैलरी मिलेगी? तो भाई बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। रिटर्न एग्रीमेंट में अगर नहीं लिखा तो क्यों देंगे हम, चाहे वो समय ज़्यादा दे या कम दे, कोई सैलरी किसी पार्टनर को नहीं मिलेगी। हाँ, कब मिल सकती है, जब रिटर्न एग्रीमेंट में लिखा हो तब मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, लॉस इज ऑल्सो नोन एज नेगेटिव प्रॉफिट। बिल्कुल ट्रू है। प्रॉफिट को, प्रॉफिट अगर प्लस में पॉजिटिव में है तो फेवरेबल है, प्रॉफिट के आगे नेगेटिव लिखा है तो उसका मतलब क्या है, वो लॉस है। तो लॉस को हम क्या नेगेटिव प्रॉफिट कह सकते हैं, ट्रू। इसके बाद, नो पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज शेयर इन द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। एकदम ट्रू है, बिल्कुल सही है ये। इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि कोई भी पार्टनर अपना हिस्सा या अपना इंटरेस्ट, ठीक है, वो किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता जब तक कि सभी पार्टनर की सहमति ना मिल जाए। देखो मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो कि एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर 3 पार्टनर है, पी, क्यू एंड आर। तीनों ने मिलकर के कोई एग्रीमेंट किया और मिलकर के एक बिजनेस कर लिया पार्टनरशिप में। अब बिजनेस चलते चलते सपोज कीजिए कि 3-4 साल हो चुके हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। जो दूसरे नंबर का पार्टनर है क्यू, वो एकदम से अचानक से कहने लगे पी एंड आर को कि मैं अब बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, मेरा एक बेटा है, ठीक है, वो आएगा और वही बिजनेस में पार्टिसिपेट करेगा, और जो कैपिटल मैंने बिजनेस के अंदर लगा रखी है अब वो उसके नाम हो जाएगी। पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितना भी हिस्सा है, शेयर है, वो मैं उसके नाम कर दे रहा हूँ। अब वो कल से आएगा बिजनेस के अंदर, वो संभालेगा, मैं नहीं आऊँगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि एग्रीमेंट किसके साथ हुआ है, क्यू के साथ हुआ है। पी एंड आर का एग्रीमेंट क्यू के साथ हुआ है, तो क्यू को ही पार्टनरशिप में हिस्सा मिलेगा। क्यू अपनी मर्जी से किसी थर्ड पार्टी को अपना शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, और अगर करना चाहता है तो इसमें बाकी अदर पार्टनर्स की सहमति का होना जरूरी है। तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, ठीक है, पार्टनर कैन ट्रांसफ़र ही शेयर इन द फर्म। लेकिन अगर सहमति नहीं है तो शेयर नहीं कर सकता। तो एकदम ठीक है कि नो पार्टनर कैन ट्रांसफ़र, नहीं कर सकता अपना शेयर ट्रांसफ़र किसी दूसरे व्यक्ति को जब तक कि सहमति, कंसेंट न मिल जाए बाकी दूसरे पार्टनर की। ट्रू है। 28, इन द एब्सेंस ऑफ डेट ऑफ ड्राइंग्स। अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन ना हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज पीरियड। बिल्कुल ठीक बात है। जब मैंने तुमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एक टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें सबसे पहले मैंने ये लिखवा दिया था कि इफ़ द डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन एवरेज पीरियड विल बी टेकन एज 6 मंथ्स। तो 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर देंगे अगर क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की डेट ऑफ ड्राइंग्स ना दे रखा हो। तो एवरेज पीरियड कितना लेते हैं हम, 6 महीने का। तो यही कह रहा है क्वेश्चन में, अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स क्वेश्चन में नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हम चार्ज करेंगे वो कैसे करेंगे, हम एवरेज पीरियड लगा के करेंगे। जो एवरेज पीरियड हमने कितना बताया था, 6 मंथ्स बताया था। 29, ए माइनर कैन आल्सो बी एडमिटेड एज ए पार्टनर। माइनर पर्सन वो होता है जिसकी एज 18 साल से कम की होती है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि एक माइनर पर्सन कभी भी किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता, पार्टनरशिप का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, एक काम जरूर हो सकता है, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुकी है, उसका फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है और वो बिजनेस करते करते उसको 2 से 3 साल हो चुके हैं और उसके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, तब एक माइनर पर्सन को हम बिजनेस के अंदर एज ए पार्टनर एडमिट कर सकते हैं। लेकिन उसकी भी कुछ नियम और शर्तें हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस है। और वो क्या है, सबसे पहली बात कि माइनर पर्सन बिजनेस में आने के बाद बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और दूसरी बात, माइनर पर्सन के आने के बाद अगर बिजनेस में लॉस हो जाए फ्यूचर में, तो लॉस में वो शेयरिंग नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में ही डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, लॉस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। तीसरी बात, माइनर पर्सन
कि जो लायबिलिटी रहेगी वो लिमिटेड रहेगी, अनलिमिटेड नहीं रहेगी। बाकी पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, जबकि माइनर पर्सन की लायबिलिटी कैसी रहेगी, लिमिटेड रहेगी। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि माइनर पर्सन को ऑलरेडी जो पार्टनरशिप फर्म एस्टेब्लिश हो चुकी है उसको एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया जा सकता है, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट पहुंचाने के लिए। ठीक है ये बात। तो ए माइनर पर्सन कैन ऑल्सो बी एडमिटेड एज ए पार्टनर, बिल्कुल ट्रू है, आ सकता है, लेकिन उसको बेनिफिट पहुंचाने के उद्देश्य से लाया जाएगा। लॉस में शेयरिंग वो नहीं करेगा, उसके लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी। माइनर पर्सन बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन माइनर पर्सन किसी के साथ एकदम नया बिजनेस है, उसके साथ एग्रीमेंट करना चाहता है, न्यू बिजनेस फॉर्मेशन करना चाहता है, तो नहीं कर सकता। ऑलरेडी जो बिजनेस हो चुका है, 2-3 साल लगातार उस बिजनेस को करते करते प्रॉफिट में कमा चुका है, तो उस बिजनेस के पार्टनर किसी तीसरे पार्टनर को एज ए माइनर, जो पार्टनर माइनर है, उसको ला सकता है। ठीक है, अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। तो फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑल पार्टनर्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन। जो भी पार्टनर होते हैं सभी पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड मतलब किस में लिखे जाते हैं, हम सब जानते हैं कि कहाँ लिखे होते हैं वे, वो लिखे होते हैं पार्टनरशिप डीड में। इसका आंसर क्या होगा, पार्टनरशिप डीड। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, द म्यूचुअल रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स आर गवर्नड बाय। तो पार्टनर्स के जो रिलेशंस होंगे वो किसके द्वारा गवर्न किए जाएंगे, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा। पार्टनरशिप एक्ट 1932। थर्ड, पार्टनर्स कलेक्टिवली आर कॉल्ड। सभी पार्टनर को अगर हमें एक साथ बुलाना हो या सभी पार्टनर को एक साथ बोलना हो तो क्या नाम देंगे सभी पार्टनर को। मान लो कि एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर 20 पार्टनर है, 20 के 20 पार्टनर को एक साथ बोलना हो, एक साथ 20 के 20 के पार्टनर को कॉल करना हो, तो हम क्या नाम देंगे उनको, तो उनका नाम देंगे हम फर्म। ये मैंने लिखवा दिया था जब मैंने तुमको पढ़ाया था कि पार्टनर्स, फर्म एंड फर्म नेम, तीनों में क्या डिफरेंस होता है। तो फर्म मीन्स द कलेक्टिवली नेम ऑफ ऑल पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अंडर द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड इज डेबिटेड टू। अगर मान लो कि पार्टनर की कैपिटल फिक्स है, हम सब जानते हैं फिक्स है, तो दो अकाउंट बनते हैं हर पार्टनर का, एक तो कैपिटल अकाउंट एंड एक करंट अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर कौन से अकाउंट में डेबिट करते हैं, करंट अकाउंट में। इसका आंसर क्या होगा, करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में तो नहीं करेंगे बिल्कुल भी, किस में करेंगे हम, करंट अकाउंट में करेंगे। तो सारा जितना भी फर्म और पार्टनर के बीच में ट्रांजैक्शन होती है तो सब के सब किसके बीच में होती है, वो करंट अकाउंट के थ्रू होती है, वो फिक्स कैपिटल के केस में। अगर फ्लक्चुएटिंग होती तो कौन क्या होता है इसका फिर आंसर, कैपिटल अकाउंट। फिक्स है तो क्या है इसका आंसर, करंट अकाउंट। फिफ्थ, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय पार्टनर इज रिकॉर्डेड ऑन। अच्छा, टेकन बाय पार्टनर, लोन टेकन बाय पार्टनर। अगर कोई पार्टनर ने ही पार्टनरशिप फर्म से लोन ले लिया, यानी पार्टनरशिप फर्म ने अपने किसी पार्टनर की मदद की, उसको लोन दे दिया, तो उस पर्टिकुलर पार्टनर से पार्टनरशिप फर्म क्या चार्ज करेगी, इंटरेस्ट। यानी इंटरेस्ट लेना है उस पार्टनर से, तो इंटरेस्ट लेना है तो पार्टनरशिप फर्म के लिए वो क्या हो गई, इनकम, रेवेन्यू। ठीक है ये बात। और इनकम और रेवेन्यू जो भी पार्टनर से आएगी अपनी ही पार्टनरशिप फर्म को, तो वो पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएगी। तो सवाल ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ, किस साइड, दो साइड होती है ना, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। तो रेवेन्यू वाली साइड, इनकम वाली साइड कौन सी होती है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट साइड होती है। और खर्चे वाली साइड कौन सी होती है, डेबिट साइड। तो इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनरशिप फर्म को आएगा, पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है, तो इसका आंसर होगा P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन केस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं LLP एज। ये LLP का कॉन्सेप्ट सन 2008 में आया था। इसके ऊपर ये एकदम अलग एक्ट है, एक तो होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932, एक होता है LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में आई थी ये। इसमें क्या होता है, इस एक्ट के थ्रू अगर मान लो कि आप कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं और पार्टनरशिप एक्ट 2008 से अपना आपको रजिस्टर्ड कराया, तो इसमें ये होता है कि जितने भी पार्टनर होंगे पार्टनरशिप फर्म के अंदर, हर पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, हर पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, केवल एक पार्टनर को छोड़ के।
इसमें कम से कम एक पार्टनर की लायबिलिटी तो अनलिमिटेड रहेगी, बाकी सभी पार्टनर की लायबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर, अगर एलएलपी एक्ट चल रहा है 2008 और वहाँ से रजिस्टर्ड है आपकी पार्टनरशिप फर्म सपोज कीजिए, तो उसके अंदर एलएलपी के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे, तो इसका आंसर है अनलिमिटेड, इसमें कितने भी हो सकते हैं, अनलिमिटेड। ठीक है, और पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे, 50। एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अगर है तो उसमें कितने होंगे, अनलिमिटेड। ईच पार्टनर इज ए ओनर ऑफ द फर्म्स प्रॉपर्टीज, ईच पार्टनर इज ए ओनर, मतलब अगर तुम्हारी फर्म की कोई एसेट है तो उसके ओनर कौन होंगे, सभी पार्टनर होंगे, और सभी पार्टनर उस एसेट के ओनर होंगे तो कैसे होंगे, जॉइंट, सभी मिलाकर के जॉइंट ओनर कहलाएंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्चा एक्सपेंस है, हम सब जानते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक मैंने पढ़ा रखा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसा खर्चा है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, सभी बच्चे बोल रहे हैं कि सर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। भाई खर्चे दो तरह के बताए थे ना, एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो कौन सा खर्चा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या मतलब है कि अगर पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट होगा तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया जाएगा, वरना नहीं करेंगे, वरना नहीं किया जाएगा, ऐसे खर्चों को हम क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम जानते हैं कि पार्टनरशिप फर्म का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एक पार्टनरशिप फर्म अपने यहाँ पर नॉर्मली क्या बनाती है, पहले बनाती है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बनाती है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर बनाती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट है तो वो बना लेगी, फिर उसके बाद क्या बना लेगी, बैलेंस शीट, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का टॉपिक जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था तो मैंने एक लाइन लिखवाई थी, फीचर्स ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन हेडिंग डलवा करके, उसमें बहुत सारी लाइन लिखवाई थी, उनमें से एक लाइन लिखवाई थी मैंने कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन मेयरली एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसमें मेयरली लिखा जाए, सॉरी मेयरली एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ये लिखवाया था मैंने, एक्सटेंशन मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना जो, उसी लाइन को आगे नीचे बढ़ा करके, पीएनएल अकाउंट की लाइन को बढ़ा करके जो फॉर्मेट तैयार होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट निकल करके आता है वो नेट प्रॉफिट पहले हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व, ये सब चीज़ पार्टनर को हम पे करते हैं, और बचा हुआ जो प्रॉफिट होता है हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखाई जाती है। तो पार्टनरशिप इज बोर्न बाय, बोर्न मतलब फॉर्मेशन, पार्टनरशिप का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, मैं 1000 बार बता चुका हूँ, एक बात को मैं कई कई बार पढ़ा चुका हूँ कि पार्टनरशिप का फॉर्मेशन हमेशा किससे होता है, एग्रीमेंट से। एग्रीमेंट हो जाए पर्सन्स के बीच में तो क्या बन जाएगी, पार्टनरशिप बन जाएगी। इन केस ऑफ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू ए पार्टनर, डेफिशिएंसी ऑफ गारंटेड पार्टनर इज शेयर्ड बाय रिमेनिंग पार्टनर्स इन, तो इसका आंसर होगा इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या फिर अगर रिटर्न एग्रीमेंट में कुछ और लिखवा रखा है इन्होंने कि स्पेसिफिक कोई रेशियो होगा, यानी एग्रीड रेशियो, स्पेसिफिक रेशियो कुछ भी लिख लो उसमें होगा। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ डेट ऑफ विड्रॉवल इंटरेस्ट शुड बी चार्ज फॉर मंथ फॉर ऑन द होल अमाउंट। ये कह रहा है कि अगर सपोज कीजिए डेट ऑफ विड्रॉवल मतलब ड्रॉइंग्स की डेट क्वेश्चन में नहीं बता रखी है, तो इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाएगा पूरी अमाउंट पे किया जाएगा, कितने महीने को के लिए किया जाएगा, तो 6 मंथ्स। तुम्हारे याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही बता के आ रहा हूँ कि इफ़ डेट ऑफ ड्रॉइंग्स इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन एवरेज पीरियड विल बी टेकन एज 6 मंथ्स, 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। मैनेजर का जो कमीशन होता है वो कौन सा खर्चा होता है, खर्चे तो दो तरह के होते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो इसका आंसर कौन सा होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। भाई मैनेजर को कमीशन कब मिलेगा, जब प्रॉफिट होगा तो दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज नॉट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स। ये कह रहा है कि इन पार्टनर के लिए तो पार्टनर का जो लोन होता है उस पर दिया जाने वाला जो इंटरेस्ट होता है वो कौन से अकाउंट पे क्रेडिट नहीं करते, तो इसका आंसर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
कभी भी कैपिटल अकाउंट के अंदर पार्टनर का इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं करते, वो पार्टनर का लोन अकाउंट अलग से सेपरेट हम बनाते हैं। पार्टनर्स का लोन अकाउंट तैयार करके उसी के अंदर लोन अकाउंट के अंदर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं। पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन लोन कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते। नेक्स्ट, नेहा एंड पूजा आर पार्टनर्स, ये दो पार्टनर है फर्म के अंदर। नेहा ने 40,000 रुपये निकाले। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 12% पर एनम देन द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी। देखिए जो नेहा की 40,000 रुपये की ड्राइंग्स है, कहीं क्या पूरे इस सेंटेंस के अंदर लिखा है कि डेट ऑफ ड्राइंग्स क्या है? नहीं। तो टोटल उसके जो 40,000 रुपये की ड्राइंग्स है उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर लेंगे हम। एग्रीमेंट में लिखा है कितना परसेंट पर एनम है? 12% पर एनम। इफ़ द डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन देन एवरेज पीरियड विल बी टेकन एज 6 मंथ्स। तो 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे हम। 12 से 12 कट जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। 6 चौक 24, 2400 रुपीज़ का इंटरेस्ट चार्ज कर लिया जाएगा। तो इस तरह से हमने सेकंड चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप उसके हमने ट्रू फॉल्स देख लिया हमने। 29 तो ट्रू फॉल्स देखे हमने इसमें, और 15 इसके अंदर हमने क्या देखे? फिल इन द ब्लैंक्स।